नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ अपनी करंट अफेयर की क्लास को लेकर। आज की क्लास आपके लिए एक ऐसी क्लास रहेगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। मतलब कुछ यूनिक लेके आया हूँ क्लास में। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि आज के बाद हमें करंट को वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे। डेली 5 क्वेश्चन लेके आते हैं 1 to 5। उसके साथ में हम क्या करेंगे, जितना भी करंट पढ़ा है उसको रिवाइज भी करते रहेंगे साथ साथ में। तो इससे क्या होगा कि आपको दोबारा से करंट को वापस टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। दोबारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होगी। करंट हमारी इसी क्लास में कंप्लीट होगी। इसी क्लास में हमारी करंट अफेयर कंप्लीट होगी। मतलब सिंपल सी बात है, डेली हम 5 क्वेश्चन के साथ साथ में जो पिछले क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं उनको रिवाइज करेंगे। मतलब रिवाइज करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बढ़िया तरीके से शानदार क्लास की। चलिए मिलते हैं पहला क्वेश्चन आपके साथ। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में भारत को अगली पीढ़ी का परमाणु ईंधन देने की घोषणा किस देश ने की है? आपके सामने ऑप्शन है, आप जवाब देने की कोशिश करें। आप इन ऑप्शन को देने की कोशिश करें। गलत दो लेकिन सही होगा आपका। अगर आप भी गलत करते हो तो बाद में सही होगा। तो देखिए ऑप्शन है चीन, जापान, अमेरिका, रूस। देखिए हमें किसने दिया है? रूस ने दिया है। ऐसी मतलब घोषणा की है हमारे साथ में। ठीक है, अच्छा ये समझौता किसके साथ हुआ है? तो ये समझौता आपका हुआ है, ये समझौता जो हुआ है वो हुआ है आपका किसके साथ में? आपका एक संस्था है, मतलब भारत की एक संस्था है जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा आयोग। कौन सा? परमाणु ऊर्जा आयोग। परमाणु ऊर्जा आयोग, ऊर्जा आयोग। ठीक है, लिख लेना आयोग, पूरा लिखने से बेहतर है इतना ही लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इस परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना इसके अध्यक्ष है ए के मोहंती इसके अध्यक्ष है। कई बार पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार एग्जाम्स में कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए के मोहंती है। ठीक है, ज़रूर याद रखना। अच्छा, और कुछ इस परमाणु ऊर्जा से संबंधित कुछ और है तो बिल्कुल क्वेश्चन इससे और भी क्वेश्चन बनते हैं जिनको भी हम निपटा लेते हैं यहीं। तो देखिए आपसे पूछा जाए, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे के साथ साथ याद रखना तारापुर। कौन सा? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ट्राम्बे और तारापुर टीटी महान है, टीटी महाराष्ट्र। ट्राम्बे तारापुर दोनों कहाँ है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अच्छा अगला एक और, तो एक आता है कलपक्कम। कौन सा? कलपक्कम पूछे या आपको पूछे कुडनकुलम। कौन सा? कुडनकुलम। कलपक्कम बोले या कुडनकुलम बोले तो दोनों याद रखना, दोनों कहाँ हैं? तो दोनों के दोनों संयंत्र आपके तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। याद रहेगा आपको। ट्राम्बे तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम कुडनकुलम दोनों ही कहाँ हैं? आपके तमिलनाडु में है। कुडनकुलम आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि कुडनकुलम का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, अच्छा और कोई संयंत्र है सर? बिल्कुल है, एक आता है नरोरा। कौन सा? नरोरा। और ये नरोरा कहाँ है? तो नरोरा है उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जरूर याद रखना। एक आता है केगा। कौन सा? केगा परमाणु संयंत्र। केगा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? तो याद रखना केगा परमाणु संयंत्र है वो है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है केगा परमाणु संयंत्र। याद रहेगा, तो याद रखना कौन कौन सा? नरोरा उत्तर प्रदेश, ट्राम्बे तारापुर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, कलपक्कम कुडनकुलम तमिलनाडु में, केगा कर्नाटक में। ठीक है, ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे बच्चों आपको। चलिए अब बात करते हैं जो आज की सरप्राइजिंग है उस पर बात करते हैं। लीजिए
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 99वां देश कौन सा बना? ये तो आपको काफ़ी अच्छे से समझाया था, याद होगा कुछ आपको। तो याद रखना इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर होगा आपका, याद है आपको तो जवाब देने की कोशिश करना। मतलब सिंपल सी बात है, आप खुद कोशिश किया करो कि क्या मुझे याद है, ये क्वेश्चन मुझे आता है। तो याद रखना, मैं बता देता हूँ आपका, ये जो संस्था है इसमें 99वां देश कौन सा बना? आपका स्पेन बना था। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कि इसका 98वां और 97वां देश कौन सा बना? 97वां और 98वां देश कौन सा बना? ये याद रखना, ठीक है। ये मुझे जवाब चाहिए हर बच्चे से, जो जो क्लास ले रहा है उनसे, हर किसी से मुझे जवाब चाहिए 98वां और 97वां कौन सा बना। 99वां मैं बता देता हूँ, 99वां बना स्पेन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? गुरुग्राम में। आप जानते हो गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप ये भी जानते हो कि COP21 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 के तहत हुआ था। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रखना ये चीज़ आप, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, हरियाणा में। और एकमात्र इंटरनेशनल संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ है? भारत में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रोजेक्ट ईशान का संबंध किससे है? ये तो आप अच्छे से जानते हो। प्रोजेक्ट ईशान मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि जैसे भारत की बात करें तो भारत में स्पेशली हवाई जहाज को कंट्रोल करने के लिए पूरा 4 क्षेत्र हमारे बंटे हुए हैं, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और लास्ट में चेन्नई, इतने एरिया में बटा हुआ है। अब क्या किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट ईशान के तहत? भारत में एक जगह से क्या किया जाएगा, एक ही क्षेत्र से, एक ही जगह से क्या किया जाएगा, इसका कंट्रोल किया जाएगा। वो क्षेत्र कौन सा है? नागपुर से किया जाएगा। और इसीलिए प्रोजेक्ट ईशान की शुरुआत हुई, ठीक है। प्रोजेक्ट ईशान की शुरुआत हुई, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। 4 जगह कौन कौन सी थी? तो 4 जगह थी दिल्ली, मुंबई आपकी, उसके बाद में कलकत्ता और चेन्नई। अब प्रोजेक्ट ईशान के तहत क्या किया जाएगा? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र, एक हवाई क्षेत्र बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है अलवारो, रेमल, ताउते और गुलाब। आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा रेमल। क्या होगा? रेमल इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अच्छा ये नामकरण कैसे डिसाइड होते हैं? तो जो अरब सागर में स्थित जो देश है, ठीक है, हिंद महासागर में जो देश है, स्पेशली 8 देश मिलकर क्या करते हैं? नाम डिसाइड करते हैं। तो सर फिर रेमल नाम किसने दिया? ये जवाब होना चाहिए। तो इसका नामकरण किसने किया? ओमान ने किया था। किसने नाम किया था? ओमान ने किया था, याद रखना है ये, ठीक है। अच्छा पूछ ले कि वर्ष 2024 का पहला तूफान चक्रवात कौन सा था? एलोवेरा। और इसने मेडागास्कर में बहुत ज़्यादा तबाही की थी। मेडागास्कर में, कहाँ? मेडागास्कर में। और मेडागास्कर के बारे में 2-3 चीज़ें आप मुझे बताना। अच्छा ताउते क्या था? तो ताउते तो याद होगा आपको, कोरोना के समय ताउते बहुत हुआ था। ये ताउते का अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली, ठीक है। ये ताउते उस समय आया था। गुलाब नाम पाकिस्तान ने दिया था, अपने हिसाब से नाम दे दिया गुलाब, याद रखना। ये म्यांमार ने दिया था ताउते, ठीक है। अच्छा कई बार पूछ लेते हैं रेमल का अर्थ क्या है? रेमल का अर्थ यहाँ क्या दिया गया है? यहाँ रेमल का अर्थ दिया गया है रेत। किससे दिया गया है? रेत से इसका मतलब दिया गया है, याद रहेगा। अच्छा ओमान की राजधानी पूछ ले। ओमान की राजधानी है मस्कट। कौन सी राजधानी है? मस्कट, याद रहेगा, मस्कट ओमान की राजधानी है। ओमान में ही एक पोर्ट है जिसका नाम है दुक्कम पोर्ट। कौन सा पोर्ट? दुक्कम पोर्ट, जिसका निर्माण किसने किया है? जिसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब चलते हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता किसने दी? हाल ही में फिलिस्तीन को मान्यता किसने दी है? 3 देश थे, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको। एक था नॉर्वे, एक का नाम था स्पेन
स्पेन, और स्पेन के साथ साथ में एक था आयरलैंड। कौन सा? आयरलैंड। 3 देशों ने मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है 10वां विश्व जल मंच कहाँ आयोजित हुआ? 10वां विश्व जल मंच कहाँ हुआ? बाली में। बाली बोले तो बाली कहाँ? इंडोनेशिया में है। कहाँ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया। पीछे के क्वेश्चन है, आपके ही पढ़े हुए हैं, याद रखना ये चीजें। ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। क्वेश्चन है, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मतलब कचरा कहीं गिरा हुआ नहीं है, बढ़िया तरीके से उसको यूज़ किया गया है। कौन सा एयरपोर्ट बना है बताइए? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपगोड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा एयरपोर्ट, या तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा? इसका आंसर सही होगा, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। कौन सा? तिरुवनंतपुरम। राजीव गांधी एयरपोर्ट की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। एच भी लिख रहा हूँ, हैदराबाद। हेमोग्लोबिन मत समझ लेना, ये हैदराबाद है। अच्छा, बात करें इसके बारे में तो कहा जाता है कि ये भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? हैदराबाद का है। तेलंगाना का है भाई, कुछ तेलंगाना से जुड़े हुए लोगों से कह रहा हूँ, स्वच्छ हवाई अड्डा है, मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे। अच्छा, इसके बाद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, ये कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, और विश्व के टॉप 15 में शामिल है, टॉप 50 में शामिल है, ये जरूर याद रखना। कैंपगोड़ा हवाई अड्डा के बारे में बात करें, ये कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। मैं KR लिखता हूँ, ठीक है, कर्नाटक में है। अच्छा, इसके बारे में कुछ विशेषता? बिल्कुल, इसके बारे में तो कहा जाता है कि भारत का सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा है? तो सुंदर हवाई अड्डा कौन सा है आपका? वो है आपका कैंपगोड़ा। कहाँ है? कर्नाटक में, बेंगलोर में। ठीक है, कैंपगोड़ा कर्नाटक में है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा इसको आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, ये पुरस्कार किसने दिया, ये पूछ लिया जाए कई बार, तो याद रखना इसको पुरस्कार देने वाली जो संस्था थी उसका नाम था भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिषद लिख लेना आप अलग से, भारतीय उद्योग परिषद। चलिए हम बात करते हैं अगला। IOCL ने XP-100 खेप पहली खेप कहाँ भेजी? ये आप अच्छे से जानते हो, इतने समझदार हो आप। अभी आपको पता होगा, मैंने बताया था कि XP-100 मतलब होता है जो पेट्रोल की सबसे अच्छी गुणवत्ता होती है, और वो कहाँ भेजी थी? यही आपके रावण के इलाके में, श्रीलंका में भेजी थी। याद रहेगा। अच्छा, फिर आता है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे नवाजा गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे नवाजा गया? तो याद रखना इनका नाम है, इनका क्या नाम है? इनका नाम है जेनी एफनब्रेक। क्या नाम है? जेनी एफनब्रेक। जेनी एफ्रेनबेक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? पहला एशियाई रिले चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? चीन, थाईलैंड, कंबोडिया या वियतनाम? इसका सही आंसर होगा आपका थाईलैंड। लेकिन थाईलैंड में भी पूछा जाए तो बैंकॉक। कहाँ हुई? बैंकॉक में हुई है, याद रखना, बैंकॉक में हुआ। ठीक है, बैंकॉक में, याद रखना। ये क्या रिले क्या होता है? मतलब रिले मतलब होता है एक दौड़ होती है। कौन सी दौड़ होती है? तो 400 मीटर की जो दौड़ होती है, 400 मीटर की जो दौड़ होती है उसे बोलते हैं रिले दौड़। भारत का प्रदर्शन की बात करें तो भारत का इसमें प्रदर्शन कैसा रहा? तो भारत का प्रदर्शन की बात करें, भारत, ये रहा भारत, और भारत का प्रदर्शन कुछ ऐसा रहा कि भारत ने यहाँ पर एक तो गोल्ड लिया, एक गोल्ड ले लिया, और प्लस 2 क्या लिए? 2 सिल्वर पदक लिए हैं। ठीक है, याद रखना, ये 2 सिल्वर पदक लिए हैं। आपके लिए मैं टास्क देके जा रहा हूँ, भारत एक गोल्ड लेके आया, ये गोल्ड किसको मिला है? आपके लिए टास्क है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं अगली। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित हुई? विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ स्थापित हुई? तो याद रखना इसका सही आंसर होगा चिली। कौन सा देश होगा? चिली। चिली में स्थापित हुई है, चिली में स्थापित हुई है। अच्छा, और बात इसके बारे में तो याद रखना, इसका निर्माण किया था TAO, टोक्यो अलास्का ऑब्जर्वेटरी। टोक्यो अलास्का ऑब्जर्वेटरी। इसकी हाइट कितनी थी? तो इसकी हाइट थी, वो थी 18,500। कितनी? 18,500 इसकी हाइट थी।
अच्छा, ये किस लिए बनाया गया? तो इसका काम था ब्रह्मांड के बारे में जानना, ब्रह्मांड के बारे में जानना, ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए इसका निर्माण किया गया, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए इसका निर्माण किया गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है इबू ज्वालामुखी, जो हाल ही में चर्चा में रहा। ये इबू ज्वालामुखी कहाँ का संबंध किस देश से है? इबू ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो याद होगा, ये तो आपको अच्छे से याद होगा, ये है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। मैं आपसे क्वेश्चन एक और छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, लास्ट टाइम मैंने एक और ज्वालामुखी था जो इंडोनेशिया में था और जो चर्चा का विषय था, जिसके वजह से चारों तरफ फ्लड मतलब बाढ़ की सिचुएशन आ गई थी। ठीक है, आप मुझे उसका नाम बताएंगे। चलिए अब चलते हैं अपनी अगले क्वेश्चन पर। ये जो 5वां क्वेश्चन आज मैंने आपके लिए बनाया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, मैं कह रहा हूँ चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, किसी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाना, आपको इस स्लाइड से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? तो देखिए, पहला है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसे मिला 2023 का? 2023 का सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो याद रखना, इनका नाम आता है प्रभा वर्मा। क्या नाम आता है? प्रभा वर्मा। ये जरूर जरूर याद रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नवाजा गया? तो एक का नाम था राम भद्राचार्य, इनको आप अच्छे से जानते हो, याद होगा कुछ, वो बिना आंखों के एक संत जन है। ठीक है, राम भद्राचार्य और गुलजार साहब, गुलजार साहब के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो, गुलजार साहब, इन्हें मिला है कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस को दिया गया? राम भद्राचार्य और गुलजार को। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान तो प्रभा वर्मा को मिला है, प्रभा वर्मा को मिला है। अच्छा, 33वां व्यास सम्मान किसे नवाजा गया? 33वां व्यास सम्मान की बात करें, 33वां व्यास सम्मान किसे नवाजा गया? तो 33वें व्यास सम्मान के रूप में आपके पुष्पा भारती को नियुक्त किया गया। किसको? पुष्पा भारती, पुष्पा भारती को नियुक्त किया गया। अच्छा, इनकी कृति कई बार पूछ लेते हैं, तो इनकी कृति है यानी रचना कौन सी है? यादें यादें यादें, ये इनकी कृति है, इनकी रचना, इनका उपन्यास है यादें यादें यादें। अच्छा, साहित्य हिंदी पुरस्कार किसे मिला? साहित्य हिंदी पुरस्कार से नवाजा गया संजीव जी को। किसको? संजीव जी को, संजीव जी को। ये कहाँ के हैं? ये यूपी के हैं। अच्छा, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो। ये रचना है, ये मत कह देना मुझे पहचानो मैं हूँ कौन डॉन, ये नहीं है, मुझे पहचानो इनकी रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे नवाजा गया? साहित्य का नोबेल पुरस्कार पूछे तो याद रखना, साहित्य जो लिखेगा, जो साहित्य लिखेगा, जिसको नोबेल चाहिए, वो तो क्या करेगा, उसको वो फंस जाएगा। जॉन फोसे, जॉन फोसे को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला है इन्हें, नोबेल साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। चलिए अब चलते हैं अपनी आज की टॉप हेडलाइंस पर। क्या कहती है आज की हेडलाइन? पहला है अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता को कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पहली भारतीय महिला। कौन? अनुसुईया सेन गुप्ता। कान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है फ्रांस में, जरूर जरूर याद रखना, फ्रांस में। और कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुसुईया सेन गुप्ता। अनुसुईया सेन गुप्ता पहली भारतीय महिला है। ठीक है, पहली भारतीय महिला है। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कार्ड से भुगतान करने के लिए भारत के साथ रुपए सेवा कहाँ शुरू की गई है? भारत के साथ रुपए सेवा मालदीव में शुरू हुई है। कहाँ शुरू हुई है? मालदीव में शुरू हुई है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आता है भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को क्या किया है? एशिया चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप? एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने क्या पदक लिया है? स्वर्ण पदक मिला है इन्हें, पहली भारतीय महिला बनी है। एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला यही है। ये जो पहली होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जरूर याद रखना इसका। अच्छा, नेक्स्ट आता है कांस फिल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड और मिला, एक अवार्ड और मिला, वो किसको मिला वो भी देख लीजिए, वो किसको मिला? तो कांस फिल्म फेस्टिवल में एक पायल कपाड़िया, डिंपल कपाड़िया से कुछ रिलेशन नहीं है, आप ये मत कह देना कि डिंपल कपाड़िया क्या लगती है, कुछ नहीं लगती। पायल कपाड़िया को उनकी एक फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज नाइट, ऑल वी इमेजिन एज नाइट, दो नर्सों की कहानी है। ठीक है, को ग्रांड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है, ग्रांड प्रिक्स अवार्ड से नवाजा गया है, ये जरूर याद रखना,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्लादिमीर पुतिन। पुतिन साहब से अच्छे से जानते हो आप, जो आपके रूस के राष्ट्रपति है। इन्हें 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। रूस के राष्ट्रपति के रूप में 5वीं बार ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है, ये आपकी टॉप की हेडलाइंस थी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।